नमस्कार. जळगाव लाईव्हमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आणि मी चिन्मय जगताप. आज आहे 2 ऑक्टोबर म्हणजे महात्मा गांधी यांची जयंती. या दिवसानिमित्त आपल्यासोबत चर्चा करायला आपल्याला जळगावमधील गांधी तीर्थ इथली माहिती द्यायला आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर अश्विन सर. आपलं स्वागत जळगाव लाईव्हमध्ये. धन्यवाद. सर, हिंदी में पूछूंगा आपसे अभी अगले सब सवाल. जलगांव और गांधी जी का कुछ संबंध है, कैसा संबंध है? बिल्कुल, काफ़ी घनिष्ठ संबंध है. गांधी जी इस प्रदेश में 2 बार यात्रा किए हैं. 1921 में ये खानदेश में दौरा किए थे जब तिलक स्वराज फंड प्राप्त कर रहे थे, और दूसरी बार वो आए थे 10 फरवरी 1927 खादी यात्रा के दौरान. वो बहुत ही रोचक है घटना जलगांव के संदर्भ में, क्योंकि 10 फरवरी 1927 को गांधी जी रेलवे के माध्यम से जलगांव आए और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में से ही उन्होंने भाषण दिया रेलवे स्टेशन पर. और भाषण के दौरान उनको काफ़ी कुछ जैसे कि सम्मान पत्र, मान पत्र दिए गए. मान पत्र यहाँ अर्पित किया गया था और मान पत्र एक मंजूषा में रख कर दिया गया था. तो गांधी जी ने भाषण में कहा कि मुझे इतना यहाँ पर प्यार मिला है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, पर मेरी एक विनती है कि ये जो मानपत्र मुझे अर्पित हो रहे हैं या सामग्री अर्पित हो रहे हैं, उनमें से जो एंटीक है वो प्रोफेसर मलकानी जो गुजरात विद्यापीठ में वो वहाँ पर पढ़ाते थे, वो संग्रह करते थे, वो संग्रह के लिए रखेंगे. पर अधिकतर जो मंजूषा है वो मैं आप सबका प्यार तो है ही, पर वो मेरे सीधे रूप से मेरे काम की नहीं है. तो अगर उसे हम यहाँ पर ऑक्शन करते हैं, नीलाम करते हैं, उससे जो राशि प्राप्त होगी वो हम खादी यात्रा में प्रयोग करेंगे, खादी के लिए या वो बढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे. तो पहली बार इस यात्रा के दौरान ऑक्शन यहाँ पर किया गया मंजूषा का, और गांधी जी का प्रभाव उस बात को दर्शाते हैं कि एक छोटी सी मंजूषा का करीब 300 रुपये शहादा में प्राप्त हुए थे. तो गांधी जी और खानदेश का घनिष्ठ संबंध है. उसके बाद की जो गतिविधि है, जैसे बाड़ूभाई मेहता खानदेश गांधी के रूप में जाने जाते हैं, या साने गुरुजी की बात करें, तो ये सभी बापू के विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक वाहक बने. और यहाँ पर कई ऐसी गतिविधियाँ ग्राम उद्योग के संदर्भ में भी आयोजित हुई. गांधी जी कहते थे कि महाराष्ट्र ये मधुमक्खी का छत्ता है कार्यकर्ता के लिए. तो यहाँ इतने कार्यकर्ता है और उनकी झलक खानदेश में भी दिखाई देती है. जलगांव लाइव के माध्यम से आपसे एक सवाल था. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गांधी रिसर्च फाउंडेशन इतना बड़ा विशाल बन चुका है, जहाँ पे विद्यार्थी PhD करने के लिए भी आते हैं. इनकी संकल्पना आई कहाँ से और क्या करोगे इसके बारे में? सबसे पहले सभी दर्शकों का स्वागत है. और गांधी रिसर्च फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, मिशन और विजन, वो ये है कि सत्य, अहिंसा और आपसी सहयोग की भावना को वैश्विक स्तर पर प्रस्थापित करना. बात उन दिनों की है जब गांधी रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर भंवरलाल जी के अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी थी, सत्य के प्रयोग. ये आत्मकथा में उन्होंने एक ऐसे महात्मा का दर्शन किया जो एक आशा की किरण हमारे समुदाय के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए हो सके. उन्होंने कल्पना की कि जो महात्मा मैंने महसूस किया है वो अन्य लोगों तक पहुंचाना है. कैसे होगा, कब होगा, ये पता नहीं. तो ये एक तरह से ये एक बीज एक अंदर निर्माण हुआ, अंकुरित हुआ. पढ़ाई के बाद एक उद्योग का आरंभ हुआ, और उद्योग के आरंभ के बाद जब उनको लगा कि अभी मैं अपने बलबूते पर खड़ा हूँ, मैं कुछ नया कर सकता हूँ, या मैं उतना जुटाने की हिम्मत है मेरी, और उस आधार पर ये पहल तो आरंभ करी थी. पर एक कॉन्वोकेशन हुआ था नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में करीब 1992 और 93 में. उस कॉन्वोकेशन में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी उपस्थित. धर्माधिकारी साहब ने कहा कि खानदेश और गांधी जी का घनिष्ठ संबंध रहा, तो यहाँ पर गांधी जी के संदर्भ में कुछ गतिविधि होनी चाहिए. बड़े भाव उस कार्यक्रम में बैठे थे, उनको स्पार्क हुआ, अरे हाँ, ये यहाँ पर गांधी विचार का एक रुझान यहाँ से एक आरंभ हो सकता है. और
कार्यक्रम के बाद वो धर्माधिकारी साहब से मिले और कहा कि आपने जो बात रखी वो मेरे दिल को स्पर्श करती है। मैं भी वही चाहता हूँ कि महात्मा का जीवन दर्शन समुदाय तक पहुंचे, और अगर खानदेश में उनकी शुरुआत होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक छोटा सा बीज और एक पहल वहां से की गई, यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक छोटा सा केंद्र आरंभ हुआ, किंतु बड़े भाव की जो कल्पना थी वो विशाल थी, और इसीलिए उनको ये एहसास हुआ कि शायद प्रशासनिक तौर तरीके के साथ इतने बड़े रूप में आगे बढ़ना थोड़ी कठिनाई दिख रही है। तो गांधी तीर्थ को या गांधी रिसर्च फाउंडेशन को जैन हिल्स पर उन्होंने आरंभ किया। 2007 से ये यात्रा का आरंभ हुआ, और एक संस्था के रूप में यहाँ पर एक गतिविधि का आरंभ हुआ, और 2010 में गांधी तीर्थ की स्थापना हुई। और जो संकल्पना वो देख रहे थे कि जो महात्मा मैंने महसूस किया वो समुदाय तक पहुंचाना है, उनकी एक पहल, एक शुरुआत हुई। और एक सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में ये था कि महात्मा को प्रस्तुत करना है तो माध्यम क्या होना चाहिए। तो भारत में विभिन्न जगह पर वो गए, कई गांधी जी के संग्रहालय, आश्रम की मुलाकात की, पर वहां जिस तरह से वातावरण था या दर्शक आते थे, एक लग रहा था कि गांधी जी के जीवन को स्पर्श करने से थोड़ी दूरियां बन रही है। लोगों के लिए उनके अपने माध्यम में बापू को रखना है, उनके विचार को रखना है। तो एक बात ये तय हो गई कि अगर गांधी जी के विचार को रखना है तो युवाओं के माध्यम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर गांधी तीर्थ ये पूरी यात्रा में मल्टीमीडिया का प्रयोग किया गया है, विभिन्न तरह के टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। और जब युवा यहाँ आते हैं और वो देखते हैं और उनके दिमाग जब पढ़ते हैं, तब वाकई में एक हर्ष होता है कि जो संकल्पना बड़े भाव ने रखी आज वो समुदाय तक पहुंच रही है, और महात्मा का एक नया विचार स्वरूप युवा आप आज के संदर्भ में भी अपना रहे हैं। तो ये एक आरंभ बिंदु था संस्था का एक पहल। सवाल यही था कि जब हम आते हैं तो बहुत ऐसी हमें इमारत दिखती है, भव्य ऐसी इमारत दिखती है, लेकिन वो बनने में कितने साल लगे थे और कितने परिश्रम लिए गए ये इमारत बनाने में। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये पहल का आरंभ किया गया तब बड़े भाव हालांकि उस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। मानो कंपनी की स्थिति भी आर्थिक रूप से थोड़ी अच्छी नहीं थी, पर एक जो संकल्पना, एक विचार, एक स्वप्न उन्होंने रखा कि नहीं, मुझे गांधी तीर्थ का निर्माण करना है, और मेरी आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, पर मेरा ये कटिबद्धता, मेरी ये निष्ठा है। और ऐसे दौर में भी गांधी तीर्थ का कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा था। तो ये पूरा प्रीमाइसिस और ये जो इमारत करीब करीब 81,000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर निर्माण की गई है, वो 16 महीने और 20 दिन में तैयार की गई है। अंदर का जो प्रदर्शनी है उसको सम्मिलित करते हुए। सर, अभी हमने बात की कि किस तरीके से गांधी तीर्थ बना, लेकिन खासियत क्या है इस गांधी तीर्थ की? अभी मुझे दिख रही है कि बहुत सारी किताबें हैं, लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के बारे में कुछ बोलोगे? जी, विशेषता के संदर्भ में सबसे बड़ी बात ये थी, बड़े भाव ने जब संकल्पना रखी तब एक ऐसा शोध केंद्र होना चाहिए जो गांधी जी के पूर्ण जीवन से संबंधित साहित्य, दस्तावेज, आर्काइवल डॉक्यूमेंट सबको एक ही छत के नीचे रखे। अभी तक क्या था, हमारे देश में गांधी जी जहां जहां रहे, जिस पीरियड में, मानो पोरबंदर में उनका बचपन बीता, राजकोट में उनकी प्राथमिक पढ़ाई हुई, और लंदन में वो बारिशरी के लिए गए। फिर लंदन के बाद वो 1893 से साउथ अफ्रीका गए, 31 साल वहां रहे। साउथ अफ्रीका से आने के बाद वो 1930 तक अहमदाबाद साबरमती आश्रम में, और फिर बाकी का समय वर्धा में सेवाग्राम में रहे, और फिर बिहार, पटना, दिल्ली में रहे। तो गांधी जी के कालानुक्रम के हिसाब से सभी साहित्य अलग अलग जगह पर था। कोई एक जगह ऐसी नहीं थी जहां पर गांधी जी का जन्म से लेकर आज तक के संदर्भ में दस्तावेज हो। बड़े भाव की एक ख्वाहिश थी कि सिंगल रूफ, ये एक ही छत के नीचे पूरा सामग्री आनी चाहिए, और इसीलिए गांधी जी की पूर्ण जीवनी से संबंधित साहित्य यहाँ पर आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि करीब 3.5 लाख से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें गांधी जी के द्वारा लिखित खत है,
गांधी जी को प्राप्त खत, गांधी जी की डायरी, कस्तूरबा की डायरी, ये विश्व में पहली बार कस्तूरबा की डायरी के बारे में पिछले 2-3 साल पहले ही लोगों को पता चला। तो ये गांधी रिसर्च फाउंडेशन की छानबीन से कस्तूरबा की डायरी सामने आई है, तो ये एक यूनिक है। हाँ, इसके अलावा महादेव भाई देसाई की डायरी जो गांधी जी के सचिव थे, तो ये सभी ओरिजिनल डायरीज और उनको हमने प्रिजर्व करके रखे हैं आर्काइव्स में। साथ साथ गांधी जी ने प्रयोग की हुई कई सामग्री, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 12,000 से अधिक किताबें। हमारा प्रयास ये है कि जो भी किताब या साहित्य हम संग्रह करें वो फर्स्ट एडिशन या ऑथेंटिक होना चाहिए, और इसीलिए अधिकतर किताबें यहाँ पर ओल्डर एडिशन या फर्स्ट एडिशन से संबंधित है। इसके अलावा जो फुटेज है, वीडियो फुटेज गांधी जी के ओरिजिनल, वो करीब 82 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और गांधी जी के भाषण, गांधी जी अपने जीवन के आखिरी दिनों में प्रार्थना सभा आयोजित करते थे और भाषण देते थे। ऐसे करीब 152 उनके भाषण हैं गांधी जी के। तो ये सभी ओरिजिनल दस्तावेज यहाँ पर संभाल कर रखे हैं, ताकि बापू के जीवन को एक क्रियात्मक रूप में ये फर्स्ट एडिशन को हम संभाल कर रखते हैं क्योंकि ये अप्राप्य है। इसे संभालना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी के सामने हम महात्मा के दर्शन को परोस सके, प्रस्तुत कर सके। तो ये है 85 फुटेज है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, 152 ऑडियो स्पीचेस से गांधी जी के भाषण हैं जो प्रार्थना प्रवचन के दौरान वो देते थे। ये सभी साहित्य को संभालना है। गांधी जी के पीरियोडिकल्स जो साप्ताहिक को प्रस्तुत करते थे, डायरी आज है, ये सभी को एक तरह से संरक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर को हम कितना संभाल सकते हैं, 50 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, पर अगर हम सदियों तक टिकाना है तो वो संरक्षण की तकनीक को हमने यहाँ पर डेवलप किए हैं, और वो भी एक अहिंसक अप्रोच के साथ, कम से कम या नहीवत केमिकल का प्रयोग करते हुए। तो ये सभी तरह की गतिविधि यहाँ पर की जा रही है ताकि महात्मा के जीवन दर्शन को कई सदियों तक एक ऑथेंटिक रूप में हम समुदाय के सामने प्रस्तुत कर सके। सर, किताबों की बात चल रही थी, तो हमारे यहाँ पे सबसे पुरानी किताब कौन सी है, अगर हम उसकी उम्र जाने तो? काफ़ी कुछ किताबें हैं जो बहुत अरसे से यहाँ पर संभाली गई है, और गांधी जी के दौरान कई किताबें लिखी गई है। गांधी जी से संबंधित अगर साहित्य की बात करें, गांधी जी द्वारा लिखित पीरियोडिकल्स जो है, पत्रिकाएं, वो अधिकतर पत्रिकाएं हमने संभाल कर रखी है ओरिजिनल। गांधी जी की पहली जीवनी लिखी गई थी 1910 में साउथ अफ्रीका में। हाँ, तो ये जोसेफ डॉक नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा वो किताब भी इस लाइब्रेरी में आपको मिलेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो अवंतिका बाई गोखले ने पहली किताब लिखी थी, पहला चरित्र गांधी जी के ऊपर लिखा था, तो ये चरित्र भी यहाँ पर संभाल कर रखा गया है। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज किताब लिखी थी, उसकी प्रत आपको संग्रहालय में देखने को मिलती है, बापू के हस्ताक्षर के साथ वहाँ पर वो रखी गई है। तो ये काफ़ी कुछ पुरानी किताबें गांधी जी के द्वारा लिखी गई और गांधी जी के द्वारा पढ़ी गई, इन दोनों संग्रह हमने यहाँ पर रखा है। सर, अभी हम किताबों की बात कर रहे थे, तो एक बात पूछनी थी कि गांधी के ऊपर इतनी किताबें हो चुकी है जी, ऐसा क्या है उस विचार में कि इतनी किताबें लोग लिख सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे विश्व में, इस ग्रह पर हम सब लोग जहां बसे हैं, बापू ने इसमें किसी भी तरह की लकीर नहीं खींची। उनके लिए ये पूरा एक समुदाय रहा, जिसे हम कहते हैं कि एक तरह से ये उनकी जो सर्वोदय की परिभाषा कहते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल, या जय जगत की जो विनोबा जी की एक विचार को प्रस्तुत करते हैं, या वसुदैव कुटुंबकम को जो हम कहीं समझते हैं, तो उस तरह से वो एक परिवार समझते थे। और इसीलिए गांधी जी के विचार आधारित, सत्य और अहिंसा आधारित जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है, वो उदाहरण विश्व के सामने बहुत ही नए रूप में आया। और उसके बाद 50 से अधिक राष्ट्र ऐसे हैं इस विश्व पर जो गांधी जी के विचार आधारित उन्होंने अपने अधिकार की लड़त में न्याय प्राप्त किया है। तो हर एक राष्ट्र में बापू के साहित्य उपस्थित है,
या तो कोई राष्ट्र ने पोस्टल स्टैंप रिलीज किए हैं, किताब लिखी है, आर्टिकल्स लिखे, स्टैचू वहाँ पर अनावरण किए गए हैं। तो सभी तरह के एक तरह से गांधी जी के जीवन को महसूस करने जैसी उपस्थिति वहाँ पर रखे हैं। गांधी जी के मूल तत्व जो है वो कहते हैं कि ये मेरी देन नहीं है, ये तो अनादिकाल से आ रहे, सत्य और अहिंसा तो अनादिकाल से है, ये तो जितना पर्वत हिमालय जितना पुराना है उतना है। पर उन्होंने अपने जीवन में इसे कार्यान्वित किए, आचरण किए, और ये आचरण सहजता से, ऐसा कहे ना कि सत्य और अहिंसा को हम एक आध्यात्मिक रूप में देख रहे थे, पर गांधी जी ने इसे व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया। हमारे जीवन के साथ ये तो दैनिक जीवन का हिस्सा है, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, ये कोई ग्रंथ के साथ जुड़ा हुआ, कोई धर्म के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है, ये तो जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये लगा ये बात हमारे अस्तित्व को टिकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध के लिए कई साहित्य है, इस विश्व के ऊपर आज इतना हथियार है कि इस पृथ्वी को 28 बार नष्ट की जा सकती है, पर हमारे पास ये वजह होनी चाहिए कि हम अपने अस्तित्व को, सह अस्तित्व को, आपका अस्तित्व, मेरा अस्तित्व, एक दूसरे के साथ मिलकर हम इसे संभाल सके। ये जो बात है सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, अपरिग्रह आधारित, ये एक नए रूप में उन्होंने प्रस्तुत की, और इसीलिए ये शाश्वत विचार को उन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए कई लोग प्रेरित हुए किताब लिखने के लिए। तो आज हम देख सकते हैं कि एक सर्वे के अंतर्गत हर सप्ताह में 2 से अधिक किताबें गांधी जी के ऊपर नई पब्लिश होती है। तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बापू की जीवनी आज भी पढ़ना लिखने के लिए एक युवा वर्ग में भी एक तरह से रोमांच है। सर, एक सवाल ऐसा था कि हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन गांधी रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से कोई किताब लिखी गई है गांधी जी पे, और यहाँ पे कितनी भाषाओं में किताबें हैं? आपका जो आखिरी सवाल है वो पहले लेता हूँ। लाइब्रेरी में प्रादेशिक भाषा के संदर्भ में भारतीय भाषाओं में तो गांधी जी की जीवनी सभी भाषा में है, सभी भारतीय भाषा में वो है। इसके अलावा जब ये इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर के रूप में उभर कर आ रहा है, तब वैश्विक संदर्भ में जो प्रमुख रूप से प्रकाशित साहित्य है या महान तत्वदर्शक के द्वारा लिखी गई गांधी जी की जीवनी है, वो सभी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो फॉरेन लैंग्वेजेस है वो भी है, और ब्रेल लिपि में भी गांधी जी का साहित्य यहाँ पर रखा गया है। ब्रेल में भी है जी। और वही सवाल जो उसका कि गांधी रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से कोई किताब लिखी गई है गांधी जी पे? जी, गांधी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा कई किताब लिखी गई है, करीब 1 डजन से अधिक किताबें लिखी गई है। पर मूल रूप से जब भी ये आवश्यकता होती है, महसूस होता है कि कुछ साहित्य ये नया पहलू है और उसे रखना है, तब ये एक प्रकाशन के रूप में हम लोग सामने लाते हैं। कस्तूरबा के ऊपर की काफी कुछ अच्छी अधिकृत जीवनी वगैरह भी लिखी गई है, और गांधी जी से संबंधित वैश्विक जो उनका प्रभाव है, काफी कुछ अमेरिकन फिलोसोफर्स के द्वारा गांधी जी को ट्रिब्यूट्स दिया गया है। प्रोफाइल्स ऑफ गांधी, इसका भी हमने यहाँ से प्रकाशन किया गया है, नया प्रकाशन किया है। और समर्पित गांधी है, साधक गांधी है, सत्याग्रही गांधी है। गांधी कथा नारायण भाई देसाई ने जो जलगांव में की थी, वो किताब के रूप में प्रकाशित की गई है। इसके अलावा हम लोग एक मंथली मैगजीन खोज गांधी जी की प्रकाशित करते हैं, और जब 2012 से ही ये मैगजीन का आरंभ हुआ है, करीब 26,000 पाठक प्रति माह ये मैगजीन प्राप्त करते हैं। तो ये पूरे भारत और भारत के बाहर भी कई लोगों के पास ये मासिक जाता है। ये द्विभाषी है, हिंदी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में ये मासिक हम प्रस्तुत करते हैं। और गांधी जी के जो नए पहलू है, लोगों के सामने या पहली बार आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है या शाश्वत तत्व है, उनको परोसने का प्रयास इस मैगजीन के जरिए और फाउंडेशन की गतिविधि को भी उसके जरिए हम लोगों के समक्ष रखते हैं। गांधी जयंती निमित्त या गांधी तीर्थ येथे डॉक्टर अश्विन जाला सरांची जी आपण विशेष मुलाखत घेतोय, ती आपल्याला संपवावी लागते, कारण की प्रत्येक गोष्ट संपते तसं सुद्धा गांधीही म्हणायचे. तर आपण सरांशी आता एक शेवटचा प्रश्न विचारूया. सर, एक आखिरी सवाल आपके लिए. गांधी जयंती के इस
पावन अवसर पर आप हमारे जलगांव के जो युवा हैं उन्हें क्या कहोगे? महात्मा का जीवन जैसे ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, तो हम लोग आज के संदर्भ में उसी स्पिरिट के संदर्भ में समझते हुए हम इस राष्ट्र के एकात्मता बंधुत्व को बरकरार रखें। हम लोग अपने हर एक व्यक्ति खुद की पहल को अगर आरंभ करते हैं तो एक बड़े समूह में वो तब्दील हो जाता है, और इसलिए जो बी द चेंज, खुद से पहल करो, जो दुनिया में देखना चाहते हैं उनकी पहल खुद से आरंभ करो, इस संदेश को हम आज के वर्तमान स्थिति के साथ देखें। किसी भी तरह की दीवारें, लकीरें, भेदभाव को निर्माण ना करें। एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक बंधुत्व के साथ सब लोग एकजुट हो जाए और हमारे संसाधन का हम सही प्रयोग करें, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करें, और हम एक सादगी के साथ अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को निखारें ताकि पर्यावरण के बाकी घटक भी सुरक्षित रह सके। तो गांधी जी की 153वीं जयंती पर यही संदेश है हम सभी के लिए कि वो जैसे सरल सादगी से जीवन जिए, हम भी अपने जीवन को उसी दिशा में प्रयास करें और इस राष्ट्र को एक उन्नत बनाए। तर जसं सरांनी आता सांगितलं आपल्याला की आपल्याला एक राष्ट्र ही जी गांधींची संकल्पना होती, संकल्पनेला पुढे न्यायचंय। आयुष्यात देशासाठी काही का होईना पण काहीतरी करायचंय, आपण ते करूया। कारण गांधींचं जे स्वप्न होतं देशाला मोठं करायचं, ते स्वप्न आपण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करूया। बघत रहा जळगाव लाईव्ह।